तो मैं ये बता रहा था आपको कि जो हेलियोडोरस का जो स्तंभ है, हेलियोडोरस के बारे में मैंने आपको बताया कि हेलियोडोरस क्या था। सर वो वैष्णव को मतलब क्या धर्म को मानना। नहीं, आपको ये बताना है कि वह इंडो ग्रीक एम्बेसडर था इंडिया में, और वो राजा भागभद्र था, उसके दरबार में वो आया था। वो वैष्णव धर्म को उसने स्वीकार कर लिया, और स्वीकार करने के बाद उसने एक पिलर स्तंभ स्थापित किया जिसे हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ कहा जाता है। ठीक है ना। तो यह स्तंभ, मैं वही बता रहा था कि भारत में जो स्तंभ दो प्रकार के हैं। एक स्तंभ वो है, भारत में वह स्तंभ वो है जो कि पब्लिक प्लेस पर स्तंभ स्थापित किए जाते थे, जो कि रिलीजियस नहीं होता था। जैसे अशोक के बारे में मैंने बताया कि अशोक ने धम्म का प्रचार करने के लिए पूरे भारत में अलग अलग जगहों पर स्तंभ को स्थापित किया, और वो स्तंभ पत्थर के होते थे, और उस पर उसने धम्म के उपदेशों को उस पर क्या किया, उसने लिखवाया या खुदवाया जो। ठीक है ना। तो ये हो गया, लेकिन उसका कोई रिलीजियस पर्पस नहीं था, धर्म का प्रचार के लिए जुड़ा हुआ था, लेकिन उसका कोई वो पूजा की कोई चीज़ नहीं ऐसी थी कि जिसको वर्शिप उसकी किया जाए। ठीक है ना। लेकिन जो स्तंभ को पूजा करने की जो परंपरा है वह वैदिक काल में हमको देखने को मिलती है। वैदिक काल में स्तंभों की पूजा की परंपरा, एक नई बात बता रहा हूँ मैं आपको। और उसी सेंस में मैं ये बता रहा था कि जो भारत में कि जो यज्ञ होते थे, यज्ञ स्थल चूज़ किया जाता था ऋषियों के द्वारा, और यहाँ पर जो एनिमल यानी सैक्रिफाइस के लिए जिस जानवर को चूज़ किया जाता था, पहले उस जानवर को यहाँ बांधा जाता था, और यहाँ पर यूप, एक यूप की स्थापना की जाती थी। यूप, ये यूप हो गया जिसमें कि एनिमल को बांधा जाता था। तो एनिमल का जो होता था वो भी पवित्र माना जाता था, और जिसमें बांधा जाता था उसको भी पवित्र माना जाता था। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया कि जो इस स्तंभ होता था उसके 3 पार्ट माने गए थे। नीचे का अर्थ, बीच का आकाश, और ऊपर का स्वर्ग। ये 3 देवताओं से भी जुड़ा हुआ है। ठीक है ना। तो इसको 3, इसीलिए इसकी वर्शिप की जाती थी, इसकी पूजा की जाती थी। और इससे जुड़ा हुआ यज्ञ स्थल होता था, इसी से जुड़ा हुआ यज्ञ स्थल, इसी से जुड़ा हुआ क्या होता था, यज्ञ स्थल, जो कि इसको ही पवित्र माना जाता था। यह विद्वानों का ऐसा ओपिनियन है कि जो लिंग पूजा की जो परंपरा है वह इससे जुड़ी हुई है। यह लिंग परंपरा भी इससे जुड़ी हुई है। यह स्तूप होता, ये जो यूप होता था। ठीक है ना। तो कहने का मतलब, अगर जो इस यूप है, अगर कोई स्तंभ है, अगर वो पवित्र है, तो इसके बगल में कोई न कोई स्ट्रक्चर होना चाहिए, ये रिलीजियस अगर है तो मैंने आपको बताया कि अगर हेलियोडोरस ने जो स्तंभ स्थापित करवाया होगा तो वह निश्चित रूप से उसके बगल में कोई न कोई स्ट्रक्चर देखने को मिलना चाहिए। तो मैंने बताया था कि बाद में इतिहासकारों के द्वारा उस जगह की खुदाई करवाई गई, इस पिलर के जो हेलियोडोरस का जो गरुड़ स्तंभ था उसके बगल में खुदवाई कराई गई, और यहाँ पर कहा जाता है कि विष्णु के मंदिर के रूप में यह स्ट्रक्चर यहाँ पे प्राप्त हुआ है। तो मंदिरों के जो प्रारंभिक अवशेष दिखाई पड़ते हैं वह इस रूप में भी हमको दिखाई पड़ते हैं। तो 2 स्ट्रक्चर मैंने आपको ये बताया कि यहाँ पर भी ये देखने को मिलता है। अब तीसरे स्ट्रक्चर की तरफ जो मैं आपको आगे बढ़ रहा हूँ वो है उदयगिरी की गुफा, केव ऑफ द उदयगिरी। ठीक है ना। तो ये है अगला जो तीसरा जो यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छा सिविल का क्वेश्चन है कि गुप्त काल के पहले के मंदिरों के अवशेष के बारे में चर्चा करिए, क्योंकि अधिकतर विद्यार्थियों को पता नहीं, कि उनको लगता है कि गुप्त काल से ही मंदिर की शुरुआत होती है, जबकि इसके पहले भी मंदिरों की परंपरा विद्यमान। 2 एग्जाम्पल मैंने बताया। तीसरा मैंने जो एग्जाम्पल है वो है उदयगिरी केव। ठीक है ना। यानी उदयगिरी की गुफा। ठीक है ना। उदयगिरी केव, यह विदिशा से काफ़ी नज़दीक है। जो विदिशा है, मैंने आपको विदिशा या भिलसा मैंने बताया, वह वहाँ से काफ़ी नज़दीक है। और उदयगिरी गुफा जो है, उदयगिरी केव है। अच्छा, थोड़ा सा इसमें आपको मैं हिंट करना चाहता हूँ कि जो भारत में केव हिस्ट्री, उदय गुफाओं के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्ट्री देखने को मिलती है। भारत में कुल जो ऐतिहासिक रूप से 3 गुफाओं का बड़ा महत्व है। एक है उदयगिरी गुफा, दूसरा है उड़ीसा की गुफाएँ,
और तीसरा है बिहार की गुफाएं, बराबर की गुफाएं हैं। ये 3 गुफाएं हैं और तीनों गुफाओं का ऐतिहासिक रूप से, पुरातात्विक रूप से और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वास्तु के दृष्टिकोण से इन गुफाओं का बहुत ही महत्व है। सबसे पहले अशोक ने आजीविक संप्रदाय के लोगों के लिए बराबर की जो गुफा है वहाँ पर उन्होंने दान दिया था और गुफाओं को कटवा करके उस संप्रदाय के लोगों को रहने के लिए उसने प्रदान किया। तो वास्तु के दृष्टिकोण से यानी आर्किटेक्चर के हिसाब से इस गुफा का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। जो सेकेंड जो कैटेगरी की जो गुफा आती है वो उड़ीसा की गुफाएं आती हैं और थर्ड कैटेगरी की जो गुफा आती है वो आती है उदयगिरी की गुफा। ये 3 क्रम याद रखिएगा। पहला है बराबर की गुफा, कहाँ पे है? बिहार की। दूसरा है उड़ीसा की गुफाएं और तीसरी है जो उदयगिरी की गुफा जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और तीनों गुफाओं का बहुत ही अपने आप में महत्वपूर्ण रोल दिखाई पड़ता है। तो उदयगिरी की जो गुफा है यह टेक्निकली बात की है 5वीं सेंचुरी के आसपास के गुप्त काल की गुफा बनाई गई है और इस गुफा का जो संबंध है करीब 20 गुफाएं हैं उदयगिरी गुफा में काट के बनाया गया है। इसका संबंध जो है हिंदू धर्म से है और शैव मत से है और जैन मत से, तीनों धर्मों से इसका संबंध जुड़ा हुआ है। ठीक है ना। लेकिन जो हमारे जो स्टडी का जो विषय है, जो हमारे अध्ययन का विषय ये है कि इसमें से एक गुफा को काट करके वैष्णव मत से जुड़ी हुई गुफा को मतलब जुड़ा हुआ है, यानी वैष्णव जो मत, एक गुफा वैष्णव मत से जुड़ा हुआ है। इसमें भगवान विष्णु की शेष शाही विष्णु की मूर्तियां स्थापित की गई है। यानी जो उदयगिरी गुफा है उसमें 20 गुफाओं में से एक गुफा है कि कुछ गुफाएं समर्पित किसको है? भगवान विष्णु को समर्पित है। उसमें विष्णु को शेष शाही विष्णु की मूर्तियां प्राप्त हुई, यानी विष्णु को सोए हुए दिखाया गया है। ठीक है। तो अब मंदिर निर्माण में इस गुफा का क्या महत्व है, मैं आपको इसको बताने जा रहा हूँ। सपोज कि ये हो गया पूरा का पूरा ये मंदिर हो गया और इसको काट करके इसके अंदर बनाया गया है। तो इसके अंदर जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर जो इसका अंदर बनाया गया, गुफा को काट करके जो गुफा, इसे गुफा मंदिर कहा जाता है। गुफा के अंदर जो मंदिर जो बनाया गया उसे गुफा मंदिर कहा जाता है, केव टेम्पल भी कहा जाता है। तो जो केव टेम्पल का जो स्ट्रक्चर है, इसकी जो रचना है, जो बाद के मंदिर बनाए गए, जो समतल मैदान पर बनाए गए, वह दोनों का स्ट्रक्चर एक है। मैंने बताया कि जो यहाँ मंदिर बनाया गया वो कहाँ बनाया गया? गुफा में बनाया गया। और जो अगली स्टेज का गुप्तकालीन जो मंदिर बनाया गया वह कहाँ बनाया गया? समतल मैदान पर बनाया गया, ऐसे प्लेन ग्राउंड पर बनाया गया। तो जो प्लेन ग्राउंड पर यानी जो समतल मैदान पर जो मंदिर बनाया गया उसका स्ट्रक्चर किससे मिलता है? उदयगिरी की जो गुफाएं बनाई गई उससे मिलता है। दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो एक आपको लिंक दिखाई पड़ता है, एक सीक्वेंस या एक क्रम हमको दिखाई पड़ता है। अब उदयगिरी की जो शेष शाही विष्णु की जो मूर्तियां बनाई गई हैं, इसके जो प्रवेश द्वार है, प्रवेश द्वार में जो हल्का डेकोरेशन है और इसके अंदर एक कैविटी है। जैसे आज का ये रूम होता है जिसे कोठरी कहते हैं, जिसे रूम कहते हैं, तो रूम की जो छत होती है वो चपटी होती है और बीच में जो पीछे बैक साइड में एक गर्भगृह की जगह बनाई गई। गर्भगृह का मतलब जहाँ पर देवता या देवी या देवता की मूर्तियाँ स्थापित किया जाता है उसे गर्भगृह कहा जाता है। समझे ना? गर्भगृह उसे कहा जाता है जहाँ देवी या देवता की मूर्ति स्थापित किया जाता है। तो उदयगिरी की गुफा में जैसे आप अंदर जाएंगे तो अंदर एक गर्भगृह दिखाई पड़ता है और उस गर्भगृह में देवी और देवता की मूर्तियाँ स्थापित है और उसके चारों तरफ परिक्रमा करने के लिए थोड़ी सी जगह छोड़ी गई और उसकी छत कैसी है? चपटी है। 3 चीज़ों को मैंने बताया उदयगिरी गुफा में कि पहला है कि अंदर आप जाएंगे तो अंदर जाने के बाद एक जो है देवता की मूर्ति स्थापित करने के लिए गर्भगृह की व्यवस्था है और उसके चारों तरफ घूमने के लिए परिक्रमा पथ बनाया गया है और इसकी छत कैसी है? चपटी। ठीक है ना। और गुप्त काल में ही जब प्रारंभिक मंदिर बनाए गए तो वो समतल मैदान पर बनाए गए और समतल मैदान के जो मंदिर बनाए गए इसकी ये विशेषता है कि इससे ऊंची, पहले तो इसे ऊंचे
एक फाउंडेशन पे बनाया गया है मंदिर, ठीक है ना। यानी जो मंदिर बनाया गया ऐसे बनाया गया, पहले ऊंचा एक फाउंडेशन बनाया गया और इस पर फाउंडेशन के अलावा ऐसे बनाया गया, ऐसे यह प्रवेश द्वार हो गया ऐसे, और इससे उतरने के लिए ऐसे सीढ़ियाँ बनाई गई नीचे। यहाँ देवी और देवताओं की मूर्तियाँ बनी हुई हैं, गंगा यमुना की मूर्तियाँ, कुछ कलाकारी, कुछ ऐसी चीज़ों को बनाया गया है। और इसकी जो छत है चपटी है। तो अगर इसकी गुप्तकाल के जो प्रारंभिक मंदिर समतल मैदानों पर बनाए गए, अगर उसकी लिंक को देखना है तो उदयगिरी गुफा का जो स्ट्रक्चर है उससे प्रभावित होकर के यह मंदिर पहली बार यहाँ पर बनाया गया। ये लिंक समझ में आई आपको? एक कॉन्टिन्यूटी आपको दिखाई पड़ती है। इसकी शुरुआत मंदिरों को बनाने की एक कॉन्टिन्यूटी दिखाई पड़ती है, जो कि मैंने आपको बताया था कि घोसुंडी के अभिलेख से लेकर के और इसके बाद हेलियोडोरस का स्तंभ है, फिर उदयगिरी की गुफा है, और गुप्त काल में जो पहली बार मंदिर बनाए गए समतल जमीन पर बनाए गए, वह भी उदयगिरी के आसपास पे ही बनाए गए, दूर नहीं बनाए गए। समझ रहे हो ना? तो जो मंदिरों को बनाने की जो परंपरा है, उदयगिरी की गुफा में पहले मंदिर बनाए गए, फिर उदयगिरी में ही समतल मैदानों पर। लेकिन यह मंदिर के हमके साक्ष्य नहीं प्राप्त होते हैं, एक खंडहर प्राप्त होता है। समझ में आया? तो भारत में कुल मिलाकर के मंदिरों को बनाने की एक सीक्वेंस या एक परंपरा, कंटिन्यू परंपरा हमें दिखाई पड़ते हैं। लेकिन विद्वानों का ये मानना है कि मंदिर निर्माण की जो प्रक्रिया शुरू हुई वह 2nd सेंचुरी के पहले से ही शुरू हो चुकी थी, और लेकिन बहुत स्टार्टिंग फेस में था वो, उसके साक्ष्य हमको दिखाई नहीं मिलती हैं। और जो मंदिर का जो रूप रहा होगा बहुत प्रारंभिक रहा होगा, बहुत आकर्षक भी नहीं रहा होगा। जैसे मंदिर का स्ट्रक्चर बाद में बहुत ज़्यादा बढ़ गया, उसमें तमाम डेकोरेशन, देवी देवता, उनके सहयोगी, इस तरीके से जो गठन किया गया वह प्रारंभिक मंदिरों में हमको दिखाई नहीं देता है। इसका एक प्रभाव भी दिखाई देता है, जैसे कि भारत में जो लिंग पूजा की परंपरा रही है, लिंग पूजा को लेकर के कि लिंग पूजा के लिए क्या चाहिए, एक ऊंची जगह चाहिए, उसके लिए ऊपर कोई छत भी नहीं तभी कोई दिक्कत नहीं है। यानी लिंग पूजा में यह परंपरा है कि कोई छत उसके लिए नहीं चाहिए, यानी लिंग खुले एरिया में, खुले ही वातावरण में लिंग को स्थापित किया जा सकता है। और लिंग के चारों तरफ बहुत लोग देखते हैं कि कोई फोर्टिफिकेशन या घेराबंदी भी नहीं की जाती है, ठीक है ना। कहा तो ये जाता है कि लिंग को बहुत ही मतलब ये नहीं कि गंदे स्थान पर स्थापित किया जाए, लेकिन लिंग को लेकर जो पवित्रता का भाव और पवित्रता का भाव थोड़ा उसको अंडर एस्टिमेट किया गया है। मंदिर को बड़ा पवित्र माना जाता है और उसके तरफ बड़ी पवित्रता का ध्यान रखा जाता है, लेकिन लिंग उपासना के बारे में कहा जाता है यह जन सामान्य की लिंग पूजा मानी जाती है। कोई घर पर भी लिंग बना सकता है, मिट्टी का लिंग बनाने की परंपरा है, अन्न के लिंग बनाने की परंपरा है, पत्थर के लिंग बनाने की परंपरा है, ठीक है ना। इस प्रकार से परंपराएं हमको देखने को मिलती। 15 जाने दो।